ज्योग्राफी का ये हमारा रिवीजन क्लास है, जहां से हमने कल छोड़ दिया था उससे आगे आज पढ़ाएंगे और बताएंगे आपको यहाँ से कि क्या आपका महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेगा। जो टॉपिक हमने आज हमें करना है कवर, वो हमें करना है यहाँ से बहिरून कटिबंधीय चक्रवात, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करना है हमको और यहाँ से देखेंगे हम, जहां तक आज हो पाएगा हम क्लियर करा देंगे आपको, ठीक है। जैसे देख लीजिए, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात में हमें क्या पढ़ना है, पता है बेह चक्रवात, बेह चक्रवातीय वायु प्रणाली जो उष्ण कटिबंधीय से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों से विकसित होती है, उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। जैसे शीतोष्ण शब्द आ जाएगा, आप जान लीजिएगा कि ये ठंडी के बारे में कह रहा है, ठीक है। अतः मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं, वहां ना मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक ना तेजी से बदलाव आ जाता है, यानी बदल जाता है, ठीक है। अगर कहीं से कोई ठंडा चल रहा है तो रास्ते में जो भी आएगा ना उसको ठंडा करते हुए जाएगा, ठीक है। अगर कोई गर्म पवन चल रहा है तो रास्ते में जो भी आएगा उसको गर्म करते हुए चलेगा, ठीक है। तो यही काम है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का, ठीक है। कहता है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वातावरण के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वातावरण अचर होती है। उत्तरी गोलार्ध में वातावरण के दक्षिण में कोष्ण व उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वातावरण के साथ वायु दाब कम हो जाता है, कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा की ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, यानी घड़ी के सुई जो चलता है पूर्व से पश्चिम, उसका विपरीत दिशा में पश्चिम से पूर्व परिसंचित करती है। इस चक्रवातीय प्रभाव से ना बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक उष्ण वातावरण तथा एक शांत वातावरण होता है तथा कोष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ना ऊपर चढ़ती है। तो आप सभी को पता है कि ठंडी वायु चारों तरफ से ना जगह लेने आती है, यानी घेरने के लिए आती है, गर्म वायु ऊपर जाती है और उष्ण वातावरण के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। शीत वातावरण के साथ कपासी मेघ बनते हैं तथा शीत वातावरण उष्ण वातावरण की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वातावरण को पूरी तरह ढक लेते हैं। यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और उसका ना भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता तथा अधिविशिष्ट वातावरण बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे तीक्ष्ण मतलब कमजोर तीक्ष्ण हो जाता है, ठीक है। तो यही आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का प्रमाण होता है, यानी रिजल्ट होता है आखिर में। अब आपको देखना है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन में देखिए, कहता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान होता है, आक्रामक बहुत तेज, ठीक है। ये विनाशकारी भी होता है, जिसकी ना उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के महासागरों पर होता है और ये तटीय क्षेत्र की तरफ गतिशील होता है, यानी तट मतलब की भूमि, तट मतलब भूमि की तरफ ये बढ़ते हैं, ठीक है। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश माने की तबाही, विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। तो ये ना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ना हमेशा ना समुद्र के में उत्पन्न होता है और वहां से ना धरातल की ओर आता है। धरातल मतलब किनारे, जैसे धरातल पर आएगा तो यहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये अपने साथ क्या लेके आएगा, बहुत तेज हवा लेके आएगा, वर्षा लेके आएगा, ठीक है, आंधी तूफान लेके आएगा, ठीक है। ये चक्रवात ना विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, यानी बहुत विध्वंसक होता है, बड़े बड़े पेड़ को ना उखाड़ के फेंक देगा, ठीक है। पुल नहीं गिरा देता है, यही गिरा देता है। हिंद महासागर में ये चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, यानी हिंद महासागर में इसको चक्रवात कहते हैं। जब हिंद महासागर में उत्पन्न होगा तो इसका नाम होगा चक्रवात, लेकिन जब अटलांटिक महासागर में बनेगा इसको कहेंगे हरिकेन नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन सागर में बनेगा ना तो इसको बोलेंगे टाइफून। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि टाइफून कहाँ उत्पन्न होता है, तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर चाहे दक्षिणी चीन सागर, यानी दक्षिणी चीन सागर में और प्रशांत महासागर में टाइफून होता है, ठीक है, उत्पन्न। और अटलांटिक महासागर में हरिकेन और हिंद महासागर में चक्रवात, समझ रहे हैं ना। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ना बिली नाम से जाना जाता है। जब यही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होगा ना तो इसका नाम है बिली। तो आपको पूछेगा बिली कहाँ चलती है, तो ऑस्ट्रेलिया में। टाइफून कहाँ, तो दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर में। हरिकेन कहाँ, तो अटलांटिक में, याद रखिएगा। हिंद महासागर में चक्रवात, हिंद महासागर में चक्रवात। कथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। उनकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थितियां क्या क्या है ये देखिए।
कहता बृहद समुद्री सतह, बृहद मतलब कि बहुत बड़ा, ठीक है, जहाँ तापमान 27 डिग्री से अधिक हो, तापमान कितना हो 27 डिग्री से अधिक, कोरलोसिस बल का होना, आपको पिछले दिन बता दें कोरलोसिस बल के बारे में, फेरेल के नियम के बारे में, ठीक है, तो वहां पे कोरलोसिस बल भी होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर होना चाहिए, कमजोर और निम्न दाब, यानी वहां का जो दाब है ना कमजोर होना चाहिए और निम्न होना चाहिए, समुद्री सतह तरंगपना उभरी अपसरण होना चाहिए, यानी समुद्र का जो सतह है ना तल, वो जो समुद्री का तल तंत्र पर उभरी और अपसर होना चाहिए, अपसरण होना चाहिए, समुद्री तल तंत्र पर उभरी और अपसरण होना चाहिए, ये सभी शर्त है जहां पे ना चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जहां पे चक्रवात उत्पन्न होते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होने के ये सारे पांचों रीजन है। कहता है चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाले ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से न प्राप्त होता है, यानी कि जब चक्रवात और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और अधिक विध्वंसक हो जाएगा तो उसको जो मिलेगा ना, उसको जो शक्ति मिलेगा वो ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होगा, ठीक है, जो इस तूफान के केंद्र को घेरे रहती है, मतलब चारों तरफ से घेरे रहती है। समुद्र से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति, यानी कि समुद्र से ना उसको आर्द्रता मिलता है, आर्द्रता माने कि जल, और जल वहां से लेकर के सीधा बरसा देगा जहां वो हो जाएगा, ठीक है। ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं, तो कहीं कहीं तुम ना पढ़ेगी बादल फट गया, तो बादल फट गया यानी कि समुद्र से उसको पानी मिल रहा है, जहां वो ऐसी परिस्थिति बन रहा है ना वहां पे गिर रहा है, तो वहां पे सीधे बाढ़ आ जाता है, एकदम बाढ़ तुरंत, ठीक है, उसको बोलते हैं बादल फटना, ठीक है। स्तर पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये तीक्ष्ण होकर समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये चक्रवात जो प्राय 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, इसकी ना दिशा अनिश्चित होती है, मतलब किधर भी घूम सकती है, ठीक है, और ये अधिक विध्वंसक होते हैं, विध्वंसक में सबसे ज्यादा प्रलय आता है, मतलब नाश का कारण बनता है, ठीक है, यही क्योंकि समुद्र से सीधा पानी ले रहा है और धरती पर जाकर जहाँ किनारा वहां पर वो त्याग रहा है, यानी बहुत बड़ा बारिश का रूप बनेगा, बाढ़ का रूप बनेगा, विध्वंसक यानी विध्वंसकारी हो जाएगा, ठीक है, जीव के लिए, ठीक है। वो स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटों को पार करके जमीन पर पहुंचता है उसे चक्रवात का लैंडफॉल कहते हैं, ठीक है। अभी तक तो ये परीक्षा में नहीं पूछा, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, यानी समुद्र चक्रवात उठा और उठ करके धरती तक आया ना, तो जो धरती के करीब आया मतलब भूमि के किनारे, तो उसको कहेंगे चक्रवात का लैंडफॉल। फिर से समझ लिए, वो स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके, यानी तट को पार कर गया, वो तट होता है ना जी, तट रेखा, तट को पार करके जमीन पर पहुंच गया, ठीक है। तो मान के चलिए कि ये आपका समुद्र है, यहाँ पे इसका तट है, तो यहाँ पर जब उत्पन्न हुआ तो ये तट है ना, तो तट को पार करके जमीन पर पहुंच गया, ठीक है। तो उस जगह को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे चक्रवात का ना लैंडफॉल, चक्रवात का लैंडफॉल। तो परीक्षा में पूछेगा चक्रवात का लैंडफॉल क्या होता है, तो जब चक्रवात ना समुद्र में से उठ के स्थल पे ना पहुंच जाती है, ठीक है, मतलब एक सीमा है उसको पार कर जाती है, स्थल में पहुंच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ बताया बहिरुष्ण कटिबंध चक्रवात और उष्ण कटिबंध चक्रवात में ना अंतर है, जो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद हम आर्द्रता के बारे में बताते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी कहता है वायुमंडल में उपस्थिति जलवाष्प का ना वायुमंडल की ना आर्द्रता कहता है, ये 3 प्रकार के होता है। तो वायुमंडल में क्या जलवाष्प जो उपस्थित रहेगा उसी को क्या कहेंगे, आर्द्रता कहेंगे। तो ये 3 प्रकार का हो गया। पहला निरपेक्ष आर्द्रता, कहता है वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को ना निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, इसे ना ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। दूसरा है विशिष्ट आर्द्रता, कहता है वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को ना विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में ना मापा जाता है। दूसरा है आपका सापेक्ष आर्द्रता, कहता है किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान और उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को ना सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। पता इससे ना निम्नलिखित सूत्र द्वारा बताया जा सकता है, जैसे उपस्थिति जलवाष्प की मात्रा बटा जलवाष्प शोषण करने की क्षमता अगुने 100। तो सापेक्षित आर्द्रता का ना फॉर्मूला हो गया, सापेक्षित आर्द्रता का फॉर्मूला होगा उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटा जलवाष्प शोषण करने की क्षमता अगुने 100। तो ये क्या होगा, सापेक्ष आर्द्रता का ना फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया। कहता है सापेक्ष आर्द्रता जलवायु की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करता है, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगा, यानी तापमान कम रहेगा तो आर्द्रता बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो एवं तापमान बढ़ जाएगा तो आर्द्रता कम हो जाएगा, क्योंकि वाष्प बन के निकल जाएगा ना, उड़ जाएगा ना। कहता है संतृप्त वायु की अपेक्षा आर्द्रता 100% होती है, यानी संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता, फिर से सुन लीजिए, संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है और 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए ना सबसे अधिक आरामदायक होता है। तो जिसके घर में एसी रहता है ना, तो उसमें ना रहता है तापमान, मानव के लिए तापमान ना 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और आर्द्रता ना 45% है। स्वस्थ रहने के लिए आपको इतना से इतना ही तापमान चाहिए, आर्द्रता ना आपके रूम में ना, यानी जहां आप रहते हैं 45% होना चाहिए। तब एसी टिप टैप कीजिएगा ना तो उसमें आपको दिखाएगा, ठीक है। आप ए से नीचे कीजिएगा तो आपको शरीर पर असर पड़ने लगेगा, आर्द्रता ज्यादा कीजिएगा तब भी, ठीक है, समझ गए। तो तापमान 22 से 25, ठीक है, मानव स्वास्थ्य के लिए, और 45% आर्द्रता का होना जरूरी है। तो जिसके घर में एसी लगा रहता है ना, देख लीजिएगा उसमें रहेगा, ठीक है, उसमें ही बढ़ाएगा घटाएगा, ठीक है, समझ गए। तो 25 से ज्यादा नहीं और 22 से कम भी नहीं, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए इतना नॉर्मल है, ठीक है, समझ गए ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए ना सबसे अधिक आरामदायक होता है। परीक्षा पूछेगा तो इतना याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब संघनन के बारे में देखिए, कहता है जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को ना संघनन कहते हैं। यानी कि जल की गैस, जल मतलब गैस अवस्था में, समझ रहे हैं, गैस, अब क्या कहेगा, तरल हो जाएगा, तरल माने कि द्रव बन जाएगा, या फिर जम जाएगा तो ठोस बन जाएगा, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन की होने की क्रिया को ना संघनन कहते हैं, यानी कि जम जाएगा, कंडेंसन, ठीक है, कंडेंसन यानी जम जाएगा। यह दो कारकों पर निर्भर करता है, तापमान में कमी, जब तापमान में कमी आएगा तो जल क्या जमना जाएगा, ठीक है, या वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर, ठीक है, ये दोनों प्रभाव पड़ता है तापमान में कमी पर और वायु के सापेक्ष आर्द्रता पर। अब ना उष्मांक के बारे में आपको समझना है, देखिए कहता है वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसे ना उष्मांक कहते हैं। तो अभी नहीं देखते ठंडा के दिन में ओस गिरने लगता है, तो वही उष्मांक के बारे में, ठीक है। उष्मांक पर ना वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी ना सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। और ओस पढ़ने के लिए उष्मांक का हिमांक से ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ना ऊपर होना चाहिए। अब समझना आपको पाला के बारे में, इसी को कहते हैं तुषार, यानी फॉरेस्ट, और जो उष्मांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर ना पाला पड़ने लगता है। जैसे अपने यहाँ पाला पड़ने लगता है ना, अपने यहाँ ठंडा के दिन में, तो क्या कर रहा है, जब उष्मांक हिमांक से नीचे होता है, तो जब हिमांक से नीचे होगा ना तब ओस के स्थान पर ना पाला पड़ने लगता है, यानी कि आपको लगेगा कि बर्फ से गिर रहा है नीचे, ठीक है, बर्फ जैसा बन करके गिरेगा नीचे, माने ओस, ठीक है, तो उसी को कहेंगे पाला, ठीक है। आलू के दिन में नहीं देखते पाला से आलू जड़ जाता है, हाँ, तब कहने लगता है गाँव घरों की पल्ला पड़े लगला है, तो वही वाला बात है, ठीक है। तो उसी के बारे में पढ़ा रहे हैं, पाला के बारे में। अब कोहरा के बारे में देखिए, कोहरा, तो जब कोहरा लग जाएगा ना तो आपको ना दूर की वस्तु ना नहीं दिखाई देगा, ठीक है, धुंध हो जाता है। तो कहता है वायुमंडल की निचली परत में एकत्रित धूल कण, धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। उष्मांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर ना कोहरे का निर्माण होता है। इसे ना दृश्यता में 1 किलोमीटर से कम हो जाती है, यानी कि आपको ना नहीं दिखाई देगा 1 किलोमीटर की वस्तु, ठीक है। इसलिए ना ज्यादा तक कहता है कि रोड रास्ता चलो तो ठीक से, क्योंकि कुहासा में ना नहीं दिखाई, आप टॉर्च मारिएगा ना, घड़ी का लाइट नहीं दिखेगा, आगे तक नहीं दिखेगा, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कोहरा में, ठीक है। गाड़ी उड़ी चलता है, अगर कोहरा कुहासा है तो आप धीरे धीरे चलिए, क्योंकि सामने कुछ भी आ सकता है, आपको दिखने नहीं करेगा तो एक्सीडेंट ना हो जाएगा। सबसे ज्यादा ट्रैफिक में ना इसी से एक्सीडेंट होता है, ठीक है, कि पास के वस्तु नहीं दिखेगा, ठीक है, चक्का के नीचे आ गया तब पता चलेगा, तो इसे कैसे होगा। तो कोहरा में ना गाड़ी को ठीक से चलाना चाहिए, या पैदल यात्री है तो कोहरा उड़ा लगा है ना, तो उसको ठीक से रोड पार करना चाहिए, ठीक है। इसलिए समझते ना कि रोड में देखते होंगे टहले गए रावल वैसे हो गए, तो ड्राइवर को नहीं बुझाना था कि आगे आदमी है, आदमी को नहीं बुझाना था कि ट्रक है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझ गए। अब धुंध के बारे में समझिए, हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसे ना दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम रहती है, माने हल्का फुल्का कुहासा हुआ, ठीक है, माने कि मतलब पूरे धरती के नीचे नहीं है, लेयर में थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, तो आपको ना हल्का फुल्का कुहासा वहां पे नजर आएगा, ठीक है। अब ना बादल के बारे में समझिए, तो बादल समझते हैं, कहता बादल मुख्यतः हवा के ना रुद्धोष्ण प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने से पर उसमें ना तापमान के उष्मांक से नीचे गिरने से बनते हैं। यह अल्प घनत्व के कारण ना वायुमंडल में तैरते हैं। तो आपको पूछेगा कि
बादल क्यों तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण, उसका घनत्व ना बहुत कम होता है, इसलिए तैरते हुए नजर आता है। आप देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा, कभी कभी ना सूर्य को ढक लेता है, ठीक है। देखिएगा आकाश में उछल रहा है, आपको तैरते हुए नजर आएगा। क्यों तैरता है? परीक्षा में पूछता है। अल्प घनत्व के कारण, उसका घनत्व ना बहुत कम होता है। तो कहता है यह अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। रूप के आधार पर ना बादल निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे पच्छाव बादल, कपासी बादल, स्तरीय बादल, वर्षा बादल। तो इसे ना बादल के ना अलग अलग प्रकार है। तो पच्छाव के बारे में देखिए, कहता है इसका ना निर्माण 8,000 से ना 12,000 मीटर की ना ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा ना सफेद रंग के होते हैं। पच्छाव बादल सफेद रंग के होता है। अब है कपासी बादल, कहता है यह रुई के समान दिखती है। रुई देखते हैं उजला वाला। ये प्राय 4,000 से ना 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये तिरछे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। वह शीर्ष गुंबदकार, गुंबद मतलब समझते गोल, हाँ तो गुंबदकार होते हैं, गुंबद नुमा होते हैं। अब तीसरा आपको देखना अस्तरी बादल, कहता है ये परतदार चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांश या पूर्णतः आकाश को ढके रहते हैं, यानी कि ज्यादा देखिए तो आकाश है ना पूरे जगह है फैला, या फिर कहीं देखिएगी ना तो आकाश का ना एक कोना में बादल है फैला हुआ, मतलब आकाश को ढका हुआ है, ठीक है। कभी कभी सूरज के सामने आएगा तो सूरज के प्रकाश नहीं आएगा, अंधेरा हो जाएगा। छाया, छाया समझ होते हैं, छाया हो जाएगा। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनमें ना सतत वर्षण के गुण होते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो उष्ण के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रण होने से बनते हैं। अब चौथा आपको देखना वर्षा बादल, जो वर्षा कराते हैं, ठीक है। पता यह बादल काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। तो जैसे काले और गहरे रंग के देखिएगा ना तो समझ जाइए कि वर्षा होने वाला है, ठीक है। ये वर्षा बादल है, ठीक है। यही चिन्हने का तरीका है। यह मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफी नजदीक होते हैं, यानी पृथ्वी के नजदीक, यानी क्षोभे मंडल में, ठीक है। ये सूरज की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं, यानी सूरज की किरण को एक ठोप नीचे नहीं आने देगा, थोड़ा सा भी नहीं आने देगा, उसको पूरा झांक लेगा और पूरा अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होती है कि ये सतह को न छूते हुए प्रतीत होते हैं। तो आपको लगेगा कि ना वहां पे ना अति गिरा हुआ है, आकाश गिरा हुआ है, ठीक है। आपको लगेगा कि बादल ना पृथ्वी में सटा हुआ है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि बादल वहां मिला हुआ है, मतलब दोनों सटा हुआ है, धरती भी और बादल भी। लेकिन वहां जाएगा तो फिर लगेगा कि थोड़ा दूर पे सटा हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही लगता है, ठीक है। पता ये चार मूल रूपों के बादल मिलकर ना निम्नलिखित रूपों में ना बादल का निर्माण करते हैं। जैसे ऊंचे बादल, तो ऊंचे बादल क्या होता है? पच्छाव होता है, पच्छाव स्तरीय होता है, पच्छाव कपासी होता है। मध्य ऊंचे बादल देखिए स्तरीय मध्य तथा कपासी मध्य। और कम ऊंचाई के बादल जैसे स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षा बादल एवं कपासी वर्षा बादल। अब आपको परीक्षा में वो क्वेश्चन पूछेगा कि बादल की गति और दिशा क्या जिसे मापेंगे, तो वह नेफोस्कोप। ये परीक्षा में पूछा है, इसको चेन लगा के याद रखिए कि नेफोस्कोप बादल की दिशा एवं गति मापने वाला नहीं यंत्र है। तो इसको याद रखिए, बादल की गति और दिशा कब से मापेंगे? नेफोस्कोप से। चाहे परीक्षा में कहेगा आपको बादल को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो नेफोस्कोप, यानी बादल की गति मापेंगे और उससे दिशा मापेंगे, ठीक है, नेफोस्कोप से। याद रहेगा ना। अब आपको ना वर्षा के बारे में समझना है। जल, जब जलवाष्प की बूंदे जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं, ठीक है। यानी कि जलवाष्प के बूंद बन गया धरती पर आ गया तो क्या हो गया? वर्षा हो गया। वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा 3 प्रकार के होते हैं। अब वर्षा के बारे में चलना है, परीक्षा पूछे वर्षा क्या प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। अब कोई वर्षा कुमारी नाम हो तो वो वाला ना कि वर्षा हुई से वाला, ठीक है। तो देखो संवहनी वर्षा, कहता है जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है, यानी धरती ना पूरा गर्म हो गया, ठीक है, तो उसके साथ लगने वाले वायु भी गर्म हो जाएगा। सही बात है, वहां जो हवा चलेगा गर्म हो जाएगा ना, गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो जाएगा तो ऊपर ना उठेगा। तो कहता है वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। यह हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है, ठीक है। ऊपर जाकर यह वायु ठंडी होती है और इनमें उपस्थित जलवाष्प का सघन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनता है, जिससे ना घनघोर वर्षा होता है। अगर ऐसा परिस्थिति हो गया ना, खूब वर्षा होगा, लगातार छम छम करके वर्षा होगा बहुत जोर से, इसको घनघोर वर्षा कहते हैं, ठीक है। इसे संवहनीय वर्षा भी कहते हैं, ठीक है। आप सोचिएगा कि आओ छूटेगा, लेकिन ये छूटवे नहीं करेगा, ठीक है। छम छम करके वर्षा होगा, घनघोर वर्षा। तब पूछेगा घनघोर वर्षा कैसे होता है, तो हाँ ये इस संवहनीय वर्षा से होता है घनघोर वर्षा, ठीक है।
अब आपको जाना प्राकृतिक प्रवर्तीकृत यानी प्रवर्तकृत वर्षा। कहता जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो यह ना वायु ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के पर यह संतृप्त हो जाती है और ऊपर उठने से न जलवायु का संघनन होने लगता है, इसे ना वर्षा होती है। इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। कि मान लीजिए कि यहाँ पे पर्वत है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे ना बूंद ऊपर उठ रहा है, लेकिन ऊपर उठ रहा है इसमें टकरा रहा है, ठीक है, ऊपर जाने में ना इसको दिक्कत हो रहा है, ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रहा है। तो जब बूंद ऊपर जाएगा ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो गया तो फिर क्या होगा, तभी बूंद बन जाएगा वर्षा के, और वर्षा के बूंद बन के नीचे गिर जाएगा। तो आपको पता है ना कि बताया कि मानसीराम में बहुत वर्षा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ना कीप के आकार का, कीप समझ रहे, कीप, हाँ, जिसमें मम्मी ऐसे तेल रख लेती है, तो वहां पे ना कीप के आकार का ना त्रिभुजाकार है पर्वत, ठीक है। तब जब कीप के आकार का है, किसके आकार का, कीप के आकार का, ठीक है, तो कीप के आकार का है ना, तो जब वायु ऊपर उठती है तो ऊपर नहीं उठ पाती है, ठीक है, ऊपर नहीं उठ पाती है, और ऊपर जाकर के पानी ना वही भी बरसा देती है मानसीराम में, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्षा होता है ना वहां, वर्षा कहाँ होता है कि तीन तरफ से ना पहाड़ है, और जब वहां से गुजरता है ना ठंडा हवा, मतलब गर्म हवा, तो ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर के वहीं पे सारा जल गिरा देता है, मतलब उसको पार होकर के नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो इसलिए मानसीराम में ना बहुत वर्षा होता है, ठीक है, बताया ना एक बार। तो मानसीराम में वर्षा होने का क्या कारण है, वहां पे जो भूमि है ना, वहां पे तीन तरफ से ना पहाड़ है, और जब वहां से गर्म हवा निकलती है ना, तो जब ऊपर बढ़ती है तो ठंडा होकर के वहीं बरस जाती है, ठीक है, उसको पार नहीं कर पाती है, और जो पार करवाती है तो आगे आगे वर्षा करवाती है, ठीक है, पूरे भारत में वर्षा कराती है, ठीक है, वही बात है। पर्वतकृत वर्षा के बारे में समझा दिए। अब आपको समझना है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातों द्वारा होने वाले वर्षा को चक्रवातीय वर्षा या वातावरीय वर्षा कहते हैं। आपको पता है ना, चक्रवात बताया कि समुद्र में उठता है और वहां से धरती पर आ गया, धरती को सीमा को पार कर गया, तब यहाँ पे क्या होगा, वर्षा होगा चक्रवात की तरह, ठीक है, उसको कहते हैं चक्रवातीय वर्षा, ठीक है। तो कहता है जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, पत्थर गिरता है, ओलावृष्टि कहते हैं ना, पत्थर गिर रहा है, ठीक है, बाहर ना निकलिए, यानी कि धरती पर आते आते ना वो जम गया, माने कि वर्षा के बूंद ना धरती पर आते आते जम गया। देखिए पहले ठंडा था तो ऊपर गया, ठंडा होते गया और ठंडा होते गया तो बहुत ठंडा हो गया, जब गिरा तो पत्थर बन के गिरा, तो माथा फोड़ देगा, करकट सब फोड़ देता है, ठीक है, घर तोड़ देता है, खप्पर ऊपर। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं, और जब तापमान 0 डिग्री यानी कि 0 हो गया तब ना बर्फ हो गया, 0 डिग्री से कम हो जाता है तो वो वर्षण हिम युक्त के रूप में ना होता है, जिसे ना हिमपात कहते हैं, यानी कि हिम बन गया, बर्फ बन गया, ठीक है, अब हिमपात हो रहा है। नमी षटकोणीय रवों के रूप में ना निर्मुक्त होती है। वर्षा एवं हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहीम वृष्टि तथा करकरापात यानी कि पत्थर की तरह कर कर गिरेगा, बहुत सारा है। कभी कभी वर्षा की बूंदे बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है तथा पृथ्वी की सतह को पर पहुंचते हैं, जिसे ना ओला पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओला पत्थर कहा जाता है। ये वर्षा की जल से बनती है जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती है, और जब ठंडी परतों से होकर गुजरेगा तो बर्फ बन जाएगा, सीधा बड़का बड़का पत्थर, कभी कभी इतना बड़का बड़का पत्थर भी गिरता है, ठीक है, तो वो हो गया ओला पत्थर, ठीक है। कहता है बादल फटना। अब बादल फटना फिर से समझिए, कहता है का अर्थ है भारी तूफान के साथ ना असाधारण रूप से ना भारी वर्षा। तो जहां जहां बादल फट गया ना, समझ लीजिए वहां पर ना बाढ़ आ गया, समझ गए। तो बादल का फटना यानी कि बादल एक केवल आकर एक जगह पर फट गया तो वर्षा इतना ना हुआ, वहां पे बाढ़ आ गया, ठीक है। तो बादल का फटना का क्या मतलब हुआ कि भारी तूफान, भारी तूफान के बाद ना असाधारण रूप से ना भारी वर्षा, यानी लगातार वर्षा 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 वर्षा, इतना वर्षा हुआ कि यहाँ पे सारा जल यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? बादल का फटना, ठीक है। तो कहीं भी बादल का फटना होता है ना, वहां पे ना बाढ़ आ जाता है, वहां पे जन अस्त व्यस्त हो जाते हैं, वहां पे जीवन तबाह हो जाता है, ठीक है, सब बाढ़ में ही बह जाता है, ठीक है। तो ये होता है बादल का फटना, ठीक है। अब आपका अगला जो टॉपिक आएगा चक्रवात और प्रति चक्रवात, जहां से पढ़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ से क्या महत्वपूर्ण आपकी बात है। लेकिन पीछे कुछ बात छूटा हुआ था जिसको हम एक बार याद कराना चाहेंगे, जैसे कि स्थानीय शीतल हवा कहाँ कहाँ चलती है उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है।
जैसे बिलीवाव ये अलास्का में चलती है, बिलीवाव कहाँ चलता है? अलास्का में। उसका बाद बोरा ये एड्रियाटिक के तट पर चलता है। उसके बाद मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में चलने वाली है स्थानीय पवन है, ठीक है, मिस्ट्रल परीक्षा में पूछता है। उसके बाद बुरान ये ना रूस में चलता है। वाइज दक्षिण फ्रांस में चलता है। पैम्परिनो ये अर्जेंटीना में चलता है। फ्रिया फ्रियाजेम ये ब्राजील में चलता है। उसका नार्दन ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है। नॉर्टी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है, नॉर्टी। उसका पोनेंटी ये दक्षिण अफ्रीका में चलता है। उसका पैपा कायो मैक्सिको में चलता है। मेस्ट्रल उत्तरी इटली में चलता है। नेवाड्रॉप इक्वाडोर में। बिलीबिली बहुत पूछता है, बिलीबिली ना स्थानीय हवा है ऑस्ट्रेलिया के, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया के। सिस्टान ये पूर्वी ईरान में चलता है, यह पूछता है सिस्टान पूर्वी ईरान में चलने वाला स्थानीय पवन है। हबूब ये सूडान में चलता है। पुरगा ये टुंडा प्रदेश में चलता है। के डॉक्टर दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी गणतंत्र में चलता है। केप डॉक्टर, ठीक है। तो ये ना कुछ हवा है स्थानीय पवन जो ना शीतल है, ठंडा, और परीक्षा पूछ देता है, ठीक है। तो आपको ना ध्यान में रखना, पूछेगा निम्नलिखित में से बिली बाव कहाँ चलती है? तो अलास्का में। चाहे ऐसे पूछ देगा अलास्का का स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? बिली बाव। उत्तर भारत के ना गर्मी के दिन में चलने वाले लू बोलते हैं ना, लू। तो उत्तर भारत में चलने वाले गर्म और बहुत गर्म रहता है शुष्क वायु को ना लू कहते हैं। अपना ऐसे चलता है ना उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में लू चलता है। उत्तर भारत में चलने वाले गर्मी के दिनों में चलने वाले पवन को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। स्थानीय नाम है इसका लू। तो परीक्षा में पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो हमारा बच गया है, ठीक है।